इस वर्ष चुनाव होना है। महागठबंधन में बोला जा रहा है खटास है, आप कह रहे हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बड़े भाई के रूप में कौन? बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो बड़े भाई के रूप में स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय पटल पर अगर बात होगी तो कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है। तो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के रूप में जो है हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सहयोगी दल। लेकिन अगर सवाल बिहार राज्य का है तो राष्ट्रीय जनता दल है, न सिर्फ गठबंधन के लिए बल्कि ओवरऑल सभी पार्टियों में अगर सबसे बड़ी राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ हमेशा बड़ा पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। गठबंधन में बिहारी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर रहेगा। पशुपति पारस दावते इफ्तार में गए थे, क्या महागठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, दावते जमुनी तहजीब की जो संस्कृति है, आपसी भाईचारा जो हमारे देश का, आपसी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो इसको राजनीति से जोड़ के तो पहले नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर होता है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं और राजनीतिक हस्तियां जब एकत्रित होती हैं तो मीडिया द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। उसी कड़ी में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि पशुपति पारस जी आए, तो पशुपति पारस जी सामाजिक न्याय के आंदोलनों में भूमिका निभाने वाले नेता रहे। जब रामविलास पासवान जी, भले हमारे नेता लालू प्रसाद जी अब दिवंगत हो गए, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। मैं उनके पुत्र जैसा नहीं कि उनके नाम की राजनीति तो करते हैं, लेकिन अपने पिता को मौसम वैज्ञानिक कहने से भी परहेज नहीं करते। चिराग पासवान जी, हमने देखा है मिनिस्ट्री मीडिया के इंटरव्यूज़ में कि वो अपने पिता को भी मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। तो सत्ता में बने रहने के लिए बाद में भले वो कहीं चले गए, लेकिन जब सामाजिक न्याय का आंदोलन हो रहा था इस बिहार में, समाज के अंतिम पांत में बैठे लोगों को उसका हक अधिकार और मान सम्मान दिलाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय इनकी भी एक भूमिका थी, पशुपति कुमार पारस जी की। और एक कहा भी जाता है, कहावत भी है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, पूंजीपति वर्ग का समर्थन करने वाले, सामंतियों का समर्थन करने वाले, शोषित वंचित जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक अधिकार छीन करके और पूंजीपतियों के हवाले कर देने वाले, सामंतियों के हवाले कर देने वाले, उस धारा की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के हक अधिकार का और मान सम्मान का, तो इस लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में जो लोग भी साथ सहयोग देने के लिए आएंगे तो उनका हम हृदय से स्वागत करेंगे। और उसी के तहत जो है, अगर पशुपति पारस जी की, हालांकि उस कार्यक्रम को राजनीति से मेरी नज़रों में कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर पशुपति पारस जी, हमारे पार्टी, हमारे नेता का जो संघर्ष है, विचारधारा की लड़ाई है, अगर उसमें उनका साथ सहयोग मिलता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। पटना यूनिवर्सिटी में इन दिनों चुनाव हो रहा है और वोटिंग भी शायद 28 तारीख को है। जन सुराज पार्टी का जो छात्र विंग था वो अपना समर्थन NSUI कांग्रेस को दिया। तो राजनीतिक गलियारे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस एक अलग तरह का राजनीति करना चाह रही है और महागठबंधन से इतर एक नया गठबंधन बनाकर और जन सुराज के साथ मैदान में जाएगी। अभी फिर हम दोहराएंगे कि 2 दिन पहले जो कांग्रेस बिहार के शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में जो बैठक हुई और बैठक के उपरांत जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने एकदम डंके की चोट पर कहा, बिहार के प्रभारी और बिहार के नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, कि हम महागठबंधन के साथ एकजुट हैं, हमारा गठबंधन अटूट है और हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल पूछिए प्रशांत किशोर जी से, जो 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का जो सपना पाल रखे हैं, तो टाई फिस हो गया, हवा निकल गया प्रशांत किशोर जी। एगो छोटा सा यूनिवर्सिटी के चुनाव में सारा बोलती बंद हो गया, ऐसा स्थिति हो गया। कहाँ गए आपके बड़का बड़का डंका जो पीट रहे थे, डंका पति के चेला?
इस देश के डंकापति के सानिध्य में रह करके वो हम तो कह रहे हैं कि देखिए वो आदमी पूरी तरह से जो है प्रोफेशनल है। वो अपने हर कंट्रीब्यूशन का, एक स्टेप का उसको पैसा चाहिए। बहुत बड़ा व्यवसायी आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है वो। तो जो प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल आदमी राजनीति नहीं कर सकता। भारत की राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक कल्याणकारी गणराज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, इसके कंसेप्ट को मान ही नहीं सकता है प्रोफेशनल व्यक्ति। तो जो व्यक्ति लोक कल्याणकारी गणराज्य के कंसेप्ट को आत्मसात नहीं कर सकता, उसको मान नहीं सकता, तो वैसा व्यक्ति जो है इस देश में राजनीति नहीं कर सकता। तो प्रोफेशनल आदमी है। हाँ, बिहार की जनता के लिए एक संदेश है कि ऐ बिहार वालों, बिहार के वासियों, सचेत हो जाओ। देखो ये प्रशांत किशोर विधानसभा के चुनाव में हर जगह पर जो है ना आजमाने की बात करने वाला, एक यूनिवर्सिटी के चुनाव में जो है इसकी हवा निकल गई। इसके अंदर कोई दमखम नहीं, ये सिर्फ बरगलाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड बी टीम बन के आया है और कुछ कुछ वोट को इधर उधर करके दिग्भ्रमित करना चाहता है। तो इसको इसके बहकावे में नहीं आना है। और सीधे सीधे जो आर पार की लड़ाई है, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने है, दोनों की धारा। और इस लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल की धारा को साथ दे करके इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है। आप कुछ भी कह लीजिए प्रशांत किशोर के बारे में, लेकिन उपचुनाव में तो मात दिया। अरे भैया, उपचुनाव में मात दिया कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर सभी कुछ रहेंगे अकेले। फिल्म के डायरेक्टर भी, फिल्म के प्रोड्यूसर भी, फिल्म के एक्टर भी और फिल्म के विलन भी, सब कुछ वही रहेंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी। अरे भैया, एक फिल्म बनाने के लिए हर भूमिका में अलग अलग लोग होते हैं। राजनीति है, समझ गया ना। और राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए, राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। विश्लेषण कर लिया कि हमको कहाँ मिला जी, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी कहाँ इतना एफर्ट लगाए। 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, तरारी में हो रहा था, रामगढ़ में हो रहा था, बेलागंज में हो रहा था। कितना वोट ले आए, कौन सा तिस्मार खां का काम कर लिए, कितना एफर्ट लगाए, कितना पैसा धुआं की तरह जो भारतीय जनता पार्टी डंकापति के दरबार से उनको जो मिला था, उस पैसे के प्रवाह में भी कितना वोट में उसी सिमट गए। और इमामगंज का जहां तक सवाल है, तो इमामगंज का राजनीतिक विश्लेषण करने भी उनको नहीं आता। अरे भैया, चुनाव में जीतनराम मांझी जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी था, और उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो था वो मिला उनको। कह तो रहे हैं कि लड़के देखें आवे, लोकतंत्र में किसी को स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ें। लेकिन प्रमाणित हो गया पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में कि एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का चुनाव में जब पैर वापस खींच लिए प्रशांत किशोर जी, तो बिहार विधानसभा में आप क्या सामना कर पाइएगा। और बिहार की जनता सब देख रही है, इसलिए अब भी समय है। बोरिया बिस्तर समेटिए और जा करके सलाहकार के भूमिका में पर्दे के पीछे से किसी के लिए काम कीजिए। राजनीति आपके वश की बात नहीं है। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार खूब आरोप लगा रहे हैं राबड़ी देवी पर। अरे भैया, नीतीश कुमार तो प्रमाण दे रहे हैं, आरोप कहाँ लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को हम लोग उनका पुतला जलाए थे। राष्ट्रीय गान का जो उन्होंने अपमान किया, इसके लिए क्लाउज है संविधान में कि राष्ट्रीय प्रतीकों का जो अपमान करेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का प्रावधान है। अब सोच लीजिए कि संवैधानिक, किसी राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बार बार इस तरह सदन की कार्यवाही में, जैसे हम एक बात बोल रहे हैं, झूठ जो शब्द है, आप झूठ शब्द का प्रयोग सदन में नहीं कर सकते। झूठ के जगह पर आपको असत्य बोलना। जैसे मैं किसी ने सदस्य ने अगर झूठ बोला हो तो हम ये नहीं कहें कि फलाने सदस्य ने झूठ बोला, ये असंसदीय शब्द है। उसके जगह पर असत्य शब्द का प्रयोग करना। तो संसद की और सदन की ये मर्यादा होती है, और उस सदन की मर्यादा को अपनी बोलचाल से, अपनी भाषा शैली से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने उस सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। तो वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं। बहुत दिन से जीतनराम मांझी भी कहे कि हमको तो लगता है कि इनको मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि इनको मेंटल डॉक्टर से कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का शिकार हो गए हैं। तो भैया, सदन में किस तरह का इन्होंने भाषण दिया, संबोधन किया है।
तो ये तो प्रमाण दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, जब अहर्ता और योग्यता की बात होती है ना, तो मुख्यमंत्री की अहर्ता योग्यता में देखिएगा कि एगो क्लाउज, एगो कंडीशन ये भी है, 25 वर्ष उम्र हो जाना चाहिए, सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर सदन का सदस्य नहीं तो 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य हो जाए, है ना। और एक क्लाउज है कि मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, तो मानसिक रूप से दिवालिया तो हो गए हैं। ये प्रमाण हम नहीं कर रहे, ये स्वयं वो प्रमाण दे रहे हैं। तो मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अब तक विराजमान है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया। अरे भैया, डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, देख रहा है देश दुनिया, इतना सब कोई समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्रमाणित करेगा तब होगा। अरे हमारे भाव भंगिमा से समझ में आ जाता है, हमारे बोलचाल भाषा शैली से समझ में आ जाता है कि हम मानसिक रूप से सही हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिहार जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए ऐसे मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति जो है नहीं होना चाहिए। फिर भी चूंकि बिहार में नीतीश कुमार के मुखौटा के पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कुछ एक लोग मिलकर के शासन व्यवस्था, बिहार का जो संसाधन उसको लूटने का काम कर रहे हैं। और नहीं तो अगर बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में विश्वास होता तो अब तक राज्यपाल महोदय द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है संवैधानिक व्यवस्था में, अब तक कार्रवाई हो गई होती। लेकिन बाबा साहब के संविधान से वर्तमान की केंद्र सरकार को और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जनता दल यूनाइटेड नारा लगा रही है, स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। हाँ, नीतीश कुमार भी स्लोगन लगाए थे, अब की बार 4000 पार। सुने थे 4000 बोले थे कि नहीं बोले थे? तो जैसन नेता, जैसे भेड़ चाल समझते हैं, भेड़ चाल, 200 झुंड रहेगा भेड़ के, तो सबसे अगला भेड़वा जने जने जाएगा ना, तो वैसी वैसी पिछला भेड़ भी जाता है। तो जदयू जो है भेड़ों का झुंड हो गया, और उस भेड़ों के झुंड का नेतृत्व जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है, और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो उसी तरह से उसके झुंड में शामिल बाकी लोग भी जो हैं उस पार्टी के, जदयू के, तो इसी तरह की बात करेंगे। क्योंकि भेड़ चाल वाली स्थिति जदयू पार्टी की हो गई है। अब जदयू के किसी भी नेता के बातों का कोई बोलने का कोई मतलब नहीं है, उसको संज्ञान में लेने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देख लीजिए 2025 के चुनाव में लड़ाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ, इन्हीं दो धाराओं के बीच में इस बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ाई होने वाला है। और इस लड़ाई में बिहार की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से इस राज्य की जनता देख रही है कि डंकापति सिर्फ डंका बजाने का काम करते हैं, मतलब कहीं से कोई सिस्टम नहीं है, झूठ का पूरा पाखंड का लवादा ओढ़े हुए हैं। तो बिहार की जनता सब समझ चुकी है, और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके, बोरिया बिस्तर समेट के बिहार की जनता उनको वापस भेज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और ये सुभाष यादव थे, जो कि टिकारी जिला संगठन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है, और इनका हौसला और जज्बा देख रहे हैं, कमर कस लिए हैं आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए। धन्यवाद।